हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 लेट्स गो। ठीक है, अब इससे पहले वाले दिन में मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है। मैंने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको बता दिया, न्यूटन का सेकंड लॉ बता दिया, फ्री बॉडी डायग्राम बता दिया, और टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम यूज करने वाले हैं वो बता दिया है। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। और अगर मैं बोलूँ ना तो स्टेटमेंट सबको पता है, तुम अगर एक रिक्शे वाले से ही पूछोगे ना कि भैया न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, तो खुशी खुशी बताएगा। तुम जाओगे और पूछोगे भाई ना न्यूटन का थर्ड लॉ कहो, तो वो तुमको बता देगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब क्या है भाई, तो स्टेटमेंट आपको भी पता है, ये स्टेटमेंट तो सबको पता है। ठीक है, क्या पता होता है कि एवरी एक्शन हैज एन equal every action has an equal and opposite reaction। ठीक है, ये स्टेटमेंट सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं लोगों को पता होता है। इसके बाद के क्या स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद का स्टेटमेंट ये होता है, सिर्फ अगर इतना बोल दोगे तो ये अधूरा है। इसके साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक्शन एंड रिएक्शन, आर के एन लिख देते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा, साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आज हुआ है और सॉरी एक्शन आज हुआ है और रिएक्शन 2 साल बाद हो रहा है। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारी लड़कियां वैसी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है, वो कुछ बात कभी किस और टाइम पे हुआ है, उसका रिएक्शन तुमको 2 साल बाद देखने को मिलेगा। ऐसा मैं सबको सबके बारे में नहीं बोल रहा, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, ऐसे लड़के भी होते हैं कुछ कुछ। ऐसा मत सोचना कि सर ये कर रहा है बाइसिंग कर रहा है, ऐसा नहीं। मतलब कुछ लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ भी बोल दोगे ना, बोल दोगे कि तुम्हारा नाम मान लो, उनका नाम क्या है, मान लो उनका नाम है, मान लो मेरा नाम अविनाश है, मान लो मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मेरे को किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम्हारा नाम अविनाश नहीं है, तुम्हारा नाम अभिनाश है, ऐसा किसी ने मेरे को बोल दिया, तो मैं एकदम रिएक्ट हो जाऊँ। ऐसा अब क्या होगा कि अगर मेरे को रिएक्शन करना है तो ऐसा नहीं कि 2 साल बाद रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन और एक्शन अगर मैं एनएलएम के हिसाब से बात करूं तो दोनों को क्या करना है, एक साथ होना है। जब एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा, दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन acts on action and reaction acts on 2 different object। action and reaction acts on 2 different object। और ये बात जो है, ये तीसरा पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसी के पीछे परेशान रहता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होता है और रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होता है। जैसे इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 अगर आपको याद हो तो, एनसीईआरटी बुक क्लास 9 में उन्होंने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया उन्होंने बोला कि एक टेबल है या कुछ है, ठीक है, एक सरफेस है ऐसा, और इस सरफेस पे एक ब्लॉक रख देते हैं। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक m मास का ब्लॉक प्लेस कर दिया है, ब्लॉक ऑफ मास m हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो मैंने आपको कल बताया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक m पे लगेंगे। तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया इसका वेट mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दूसरा जो फोर्स आप दिखाओगे वो क्या हो जाएगा, ये जो सरफेस है, सरफेस और ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली एक नॉर्मल आ जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा इसका मतलब नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड है वो mg के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो mg के इक्वल होगा। अब आप मेरे को बताओ, ये नॉर्मल और mg दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है और दोनों डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये नॉर्मल और ये mg जो है, अगर आप देखोगे तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या?
नो सर, नहीं। अब अगर किसी को सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट पता होगा ना, तो वो बोलेगा हाँ सर एक्शन रिएक्शन तो लग रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, मतलब ये एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उसको ये थर्ड स्टेटमेंट भी पता है, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका क्या मतलब है, एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होना चाहिए और रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल और mg दोनों ही ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये n और mg जो होगा ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होने वाला, नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। आया क्या समझ में ये बात? सर थोड़ा और एक बार समझाइए। थोड़ा और एक बार देखो, हमें इन जनरल क्या पता होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का बनाओगे, ये जो m मास का ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा हुआ था, अगर आप इस m मास वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो फोर्स ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट विल बी द नॉर्मल। ये नॉर्मल किसने अप्लाई किया, सरफेस ने अप्लाई किया। और क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट आप दिखाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा mg। अब सिंस ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, जितना फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए उतना ही फोर्स डाउनवर्ड के डायरेक्शन में होगा, तभी ये ब्लॉक में कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम को देखते हुए ये लिख दिया कि नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल का डायरेक्शन और mg का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। तो अगर किसी को न्यूटन थर्ड लॉ का ये पहला स्टेटमेंट पता है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो यही बोलेगा सर ठीक तो है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, मतलब ये नॉर्मल इज इक्वल टू mg जो है ये दोनों मिलके एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। लेकिन जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनको ये तीसरा स्टेटमेंट भी पता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल भी ब्लॉक पे ही लग रहा है, सरफेस ने ब्लॉक पे अप्लाई किया, और mg भी ब्लॉक पे लग रहा है, अर्थ ने ब्लॉक पे अप्लाई किया। सिंस ये नॉर्मल और mg दोनों एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। आया क्या समझ में? सर अगर वो प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन प्लीज। सर अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप क्यों लिखे हैं? यही तो मैं समझा रहा हूँ ना कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए। जैसे मान लो एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी अप्लाई किया और 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर से भी अप्लाई किया। अब अगर आप बोलोगे कि सर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा एक्शन रिएक्शन पेयर? क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ऑब्जेक्ट में कभी नहीं लगता। एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में लगेगा और रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, ये 10 न्यूटन का फोर्स इसी में लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स इसी में लग रहा है। तो ये इक्वल ऑपोजिट है, अनडाउटेडली इक्वल ऑपोजिट है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर ये एक्शन मान रहे हैं और ये रिएक्शन मान रहे हैं तो दोनों तो m में ही एक्ट हो रहा है। अगर दोनों सेम पार्टिकल पे एक्ट होगा तो वो कभी भी एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। मतलब इक्वल ऑपोजिट फोर्स अगर सेम पार्टिकल पर एक्ट करते हैं तो वो कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने बात किया वैसे यहाँ पर भी बोल रहे हैं, ये नॉर्मल और ये mg दोनों इस ब्लॉक पे लग रहा है, m मास का जो ब्लॉक है उस पे एक्ट हो रहा है। अब अगर नॉर्मल और mg दोनों m मास के ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का पेयर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए। आया क्या समझ में ये बात? सर अगर वो 10 न्यूटन नहीं होके थोड़ा कम होता, 7 न्यूटन होता तो वो मूव कर जाता ना। हाँ वो सर मूव वाला कर ऑप्शन। जाता, वो सर मूव तो कर फिर जाता, वो उस केस तो में भी वो एक्सेलरेशन होता, एक्शन रिएक्शन। तब भी वो नहीं 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 एक्शन रिएक्शन पहले तो उसको मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल होना है ना। अगर ये 10 है ये 7 है तब तो ये पहले वाले कंडीशन से ही रॉन्ग हो गया। ये सर ठीक है। ठीक है ना? अभी आया क्या सबको समझ में? सर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, उसका एग्जांपल मतलब क्या दीजिए है ना। उसका मतलब? देखो मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि ये mg, अब एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है, मान लो मैंने बोला कि दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, और ये एक दोनों पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब दोनों को मैंने अगर ऐसे कांटेक्ट में लाके रखा है तो
तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये ऑब्जेक्ट इस वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो, अगर दिस इज ऑब्जेक्ट बी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी ने ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे अप्लाई करेगा, तो जो ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स अप्लाई किया है वो इस पे लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट बी ने फोर्स अप्लाई किया है वो इस पे लग रहा है। एक का फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है, एक का फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स अप्लाई करता है इन द और जो फोर्स वो अप्लाई करेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन का। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल है, मान लो तुमने किसी को मारा, ठीक है, मान लो तुमने किसी को मारा, अपने छोटे भाई को ही मारा, तो तुम्हें फील नहीं होता क्या कि तुमने उसको मारा है? मतलब वो इमोशनल वाला फील नहीं बोल रहा मैं। मान लो तुमने फिल्म के हीरो हो और तुम्हें बोला गया कि विलन को कस के कूटना है, मतलब दम भर उस विलन को क्या करना है? कूटना है। तो जब आप विलन को मारोगे तो आपके हाथों में भी पेन होगा। कभी मारा है क्या विलन? मतलब कभी किसी को मारा है क्या? या सर हम तो महात्मा गांधी के बाद सर हमारा ही नाम लिया जाता है सर मारे। हाँ तो जब मतलब ऐसा बचपन में तो लड़ाई होती रहती है भाई, मतलब पेंसिल ले लिया, पेन ले लिया, पिंचिंग मी, बिटिंग मी, ऐसा चलता रहता है बचपन में। चोटी खींच दी, किसी ने पेंसिल ले लिया, शार्पनर चोरी हो गया, टिफिन खा लिया, ये सब चलता रहता, तो लड़ाई हो जाती थी। तो अगर ऐसा कुछ लड़ाई होता तो सर मुक्का मारने के टाइम पे हाथ दर्द करता है। मुक्का मारने के टाइम पे हाथ? सर मुक्का जब हाथ दर्द करता है सर। हाँ बिल्कुल, हम तो पेट में मारते हैं। पेट में नहीं, किसी के पेट में लात भी नहीं मारना चाहिए और किसी के पेट में मुक्का भी नहीं मारना चाहिए। अब किसी को अगर थर्ड लॉ एक्सपीरियंस करना है ना, वो क्या करेगा? पास में बैठ के वो अपने दीवार पे ऐसे मुक्के मारेगा, ऐसे दीवार पे, ठीक है। तो जब वो दीवार पे मुक्का मारेगा ना, तो दीवार को तो चोट लगेगा नहीं लगेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम जरूर फील करोगे कि तुम्हें जो दीवार है वो भी हिट कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जब तुमने दीवार पे फोर्स अप्लाई किया तो दीवार भी तुम पे एक फोर्स अप्लाई कर रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक्शन रिएक्शन पेयर होने का मतलब क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर होने का मतलब है कि अगर ये वॉल था और आपने फोर्स अप्लाई किया ऐसे, अगर आपने इसको मारा ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो? वॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, फोर्स ऑन वॉल अप्लाइड बाय हैंड। इसका मतलब क्या होता है? फोर्स ऑन वॉल अप्लाइड बाय हैंड, ये हो गया इस डायरेक्शन में। तो आपने फोर्स अप्लाई किया वॉल पर इस डायरेक्शन में। अब वॉल क्या करेगा? वॉल भी आप पे फोर्स अप्लाई करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने जितना फोर्स वॉल पे अप्लाई किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वॉल उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा आपके हैंड में इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, ये जो फोर्स है ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वॉल। और ये जो फोर्स है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा? आपका हैंड। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड बोथ आर एक्टिंग इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। आया क्या समझ में? सर ब्लॉक तो मतलब उस टेबल पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला तो एग्जांपल वो अभी टेबल देखते पर हैं। एक्ट कर रहा है ना। हाँ, ये एग्जांपल अभी देखते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है ना सरफेस और ब्लॉक वाला, तो मान लो इस वाले एग्जांपल में हमने क्या बोला कि एक टेबल का सरफेस है, ये धरती हमारी माता है, ठीक है। सपोज दिस इज आवर धरती, दिस इज आवर माता, और इस माता के ऊपर एक टेबल रखा हुआ है। ऐसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक टेबल रख दिया और इस टेबल के ऊपर क्या करते हैं? ब्लॉक रख देते हैं। ये सिनेरियो है, ठीक है। एम मास का हमने ब्लॉक रख दिया। अब मेरे को ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लो मैं इस एम मास वाले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इस पे देखो क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहला फोर्स जो इस एम मास के ब्लॉक पे लगेगा वो लगेगा इसका खुद का वेट। अब ये वेट किसने अप्लाई किया? तो वेट अप्लाई कर रहा है अर्थ। अर्थ क्या कर रहा है? इस ब्लॉक को अपनी तरफ पुल कर रहा है विद अ फोर्स दैट इज नोन एज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहला फोर्स जो दिखाया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है? फोर्स ऑन एम मास अप्लाइड बाय अर्थ। इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, फिर अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लॉक है और ये जो टेबल का सरफेस है, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। अगर यहाँ पर कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा। ये जो ब्लॉक था, इस ब्लॉक की टेंडेंसी टेबल को ऐसे प्रेस करने की है। तो अगर ये ब्लॉक टेबल को ऐसे प्रेस करेगा
तो ये टेबल क्या करेगा, टेबल ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल कहां से मिल रहा है, ये नॉर्मल मिल रहा है हम लोग को टेबल से। तो इस वाले फोर्स को मैं लिख देता हूं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल एम ब्लॉक फ्रॉम द टेबल। तो स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर दो फोर्स है, एक फोर्स किसने अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया अर्थ ने, दूसरा फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, टेबल अप्लाई कर रहा है। अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको मैंने बोला उस ऑब्जेक्ट का वेट है, और टेबल जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्मल। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लो मुझे ये जो टेबल है, इस टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब अगर आपको टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो टेबल का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ मास होगा। अगर टेबल का भी कुछ मास हुआ तो सबसे पहला फोर्स जो आप दिखाओगे वो दिखाओगे, सपोज ये टेबल का मास है m, तो यहाँ पे आप दिखा दोगे m इंटू जी। अब ये फोर्स किसने अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ, तो फोर्स ऑन द टेबल एज अप्लाइड बाय अर्थ, टेबल पर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अर्थ अप्लाई कर रहा है। अच्छा, फिर क्या है, अगर आप देखोगे तो देखो अर्थ और टेबल के बीच में कांटेक्ट है, अर्थ और इस टेबल के बीच में कांटेक्ट है। तो अगर अर्थ और टेबल के बीच में कांटेक्ट है तो इस टेबल को क्या मिलेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और ये नॉर्मल कहां से आ रहा है, ये नॉर्मल आ रहा है ग्राउंड से, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया mg। सर ये नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर। ये जो टेबल है, टेबल को एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है ग्राउंड, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ और टेबल के बीच में कांटेक्ट है, तो अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने बता दिया कि इसको जो नॉर्मल मिल रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया एनजी। अच्छा, और क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो हमने क्या बोला कि अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट, अगर ये m मास के ऑब्जेक्ट को टेबल ने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, तो ये m मास क्या करेगा, टेबल पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो नॉर्मल है जो ब्लॉक m को ऊपर की तरफ मिल रहा था, अब ये अगर टेबल, ये जो टेबल है, टेबल क्या कर रहा है, ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, टेबल पर एक फोर्स अप्लाई करेगा क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स मिल रहा है जो क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। अब एकदम ध्यान से अगर देखोगे तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन टेबल एज अप्लाइड बाय स्मॉल m, मैंने ये लिखा। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? एक डाउट, हाँ जब बोलो। जब मास टेबल पे एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो बॉडीज है ना, तो इसको इक्वल एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं माना जा रहा है? फिर से बोलो। जब यहाँ पे दो बॉडीज है, m और टेबल, ठीक है, फिर मास टेबल पे एक्ट कर रहा है और टेबल ऑपोजिट उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है, हाँ तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं है? ये तो बिल्कुल उसी है। देखो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ द टेबल, अगर मैं इसको एक्शन मान लू ना तो देखो ये रिएक्शन हो जाएगा। फोर्स ऑन टेबल बिकॉज ऑफ मास, ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक ऊपर की तरफ है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये वाला जो नॉर्मल है वो मास पे लग रहा है और ये जो नॉर्मल है वो टेबल पे लग रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लग रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा। तो पिछले वाले केस में एक्शन रिएक्शन क्यों नहीं था? कौन? इस वाले में? इस वाले में Yes, नॉर्मल sir. और mg दोनों एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं ना। नॉर्मल भी m मास पे ब्लॉक पे लग रहा है और mg भी m मास के ब्लॉक पर ही लग रहा है। यहाँ पर एक्शन और ये रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों है? देखो ये जो नॉर्मल है जो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है, ये नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है और ये नॉर्मल जो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल टेबल पे लग रहा है। तो देखो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे और एक ब्लॉक पे लग रहा है दूसरा टेबल पे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएगा। ये समझ आ गया सर। आ गया समझ में? अच्छा, आप एक और बात याद रख सकते हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या है, अगर एक्शन का फोर्स नॉर्मल है ना तो रिएक्शन भी नॉर्मल ही होगा।
अगर एक्शन का फोर्स नॉर्मल है तो उसका रिएक्शन कभी भी वेट या उसका रिएक्शन कभी भी टेंशन नहीं हो सकता। अगर एक्शन फोर्स नॉर्मल है तो उसका जो रिएक्शन होगा वो भी नॉर्मल ही होगा। अब एक एक करके एकदम ध्यान से देखो, हमेशा फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। अब एक एक करके अगर मैं बात करूं तो ये वाला नॉर्मल समझ में आया क्या सबको? ये नॉर्मल अगर Yes, sir. एक्शन है, एक्शन अगर ब्लॉक पे हो रहा है तो रिएक्शन किस पे हुआ? टेबल पे हुआ। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। फिर और देखो, यहां पर हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, टेबल और इस अर्थ के बीच में कांटेक्ट है। तो अर्थ ने क्या किया था? टेबल पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाया था, क्या? एनजी, ये जो हमने दिखाया ऊपर के डायरेक्शन में एनजी, हाँ या ना? Sir. अब जितना फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा है टेबल पर इन द अपवर्ड डायरेक्शन में, ये टेबल भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा इन द अर्थ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल फिर से दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट कर रहा है। ये जो एनजी है ये टेबल पे लग रहा है और ये एनजी जो है वो अर्थ पे लग रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वापस से ये क्या हो गया? एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एक्टिंग इन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आया क्या समझ में? Yes, sir. अच्छा, वेट के बारे में सोचो। अगर Yes, मैंने sir. क्या बोला, मान लो किसी ने बोला होता कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अर्थ, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अर्थ। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अर्थ का क्या मतलब है कि अर्थ पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा रहे हैं। तो देखो अर्थ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा होगा। एक तो नॉर्मल आया था एनजी, ये किसने अप्लाई किया? ये अप्लाई किया टेबल ने, टेबल ने अप्लाई किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्या है, अगर ये एम मास का ब्लॉक, अगर ये एम मास के ब्लॉक को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये अर्थ है, अर्थ क्या कर रहा है? हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक होगा ना, ये भी क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा। कितने फोर्स है? तो एम इंटू जी के फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पे। देखो ये अगर एक्शन है, इसका वेट अगर एक्शन है तो रिएक्शन यहां पर हो रहा है, अर्थ में हो रहा है। फिर से सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर ये टेबल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेबल अगर अर्थ क्या कर रहा है? टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है विद द फोर्स कैपिटल एम इंटू जी, तो ये टेबल क्या करेगा? अर्थ को पुल करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द फोर्स कैपिटल एम इंटू जी। तो अगर आप देखोगे तो अर्थ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? तो एक तो ग्राउंड से जो नॉर्मल आया वो स्मॉल एम जी का फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड कैपिटल एम जी का फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये एम जी, स्मॉल एम जी, ये किसने अप्लाई किया? ये अप्लाई किया ब्लॉक में। कैपिटल एम जी ये किसने अप्लाई किया? ये अप्लाई किया टेबल। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी फोर्सेस हैं वो सब एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एम जी इधर रिएक्शन हो गया, इसका एम जी इधर रिएक्शन हो गया, ये नॉर्मल, ये ब्लॉक पे जो नॉर्मल है उसका रिएक्शन टेबल पर हो गया, फिर टेबल पे जो नॉर्मल है उसका रिएक्शन अर्थ पर हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि एक्शन और रिएक्शन पेयर, जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जितना पहले ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया था, बट फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा और दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। आया क्या समझ में? ये हाँ सर। सबको समझ में आया? सर ये स्मॉल एमजी और कैपिटल एमजी नेग्लिजिबल होंगे ना? हाँ, ये अर्थ को ही कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो नीचे से धरती भी ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसी नहीं होती है। तो ये सब नेग्लिजिबल होते हैं ऑलमोस्ट। सर ऐसा होता तो एक एचसी वर्मा में क्वेश्चन है कि अगर ऐसा अज्यूम कर ले कि अर्थ के कंपेरेबल एक मास है, उसको ऊपर फेंक दिया तो अर्थ क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? ऐसा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में करेंगे भी वो। अरे कुछ भी पॉसिबल है भाई। वो चाइना वाले आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने डैम बना दिया है, कोई क्या क्या तो नाम था उस डैम का, इतना बड़ा डैम है कि उससे अर्थ का रोटेशन स्पीड ही कम हो जा रहा है। अर्थ का रोटेशन स्पीड कम हो जा रहा है तो वो विंड करंट और क्या क्या होता है उसमें क्लाइमेट चेंज आना स्टार्ट हो गया है। तो चाइना वाले तो अलग ही लेवल का पागल बना के रखे हैं सबको। कोरोना दिया उनको चैन नहीं आया, एक डैम बना दिया उन्होंने, अजीब किस्म का डैम बना दिया है। सर कोरोना देखिए, सर बोल रहे हैं हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, और अभी वो आर्टिफिशियल सन बनाने वाले हैं, उसमें पता नहीं वो क्या करेंगे, मतलब वो दुनिया का कबाड़ा करके ही छोड़ेंगे। एक तो जरूरत से ज्यादा लोग हैं वहां पे। चाइना का देखो ना, हर किसी से प्रॉब्लम है, जितने भी उनके वो वो है ना आसपास की जो कंट्रीज है सबसे प्रॉब्लम है चाइना को, नेबर कंट्रीज सबसे प्रॉब्लम है उनको। अच्छा, अभी एक्शन रिएक्शन पेयर समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो क्या है,
अपन ने बोला कि एक ऐसा डायग्राम है, मान लो ऐसा ब्लॉक है, एक इसके साथ छुटकू सा ब्लॉक और लगा हुआ है, और इसके साथ एक और छुटकू सा ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं दिस ब्लॉक इज ऑफ 6 kg मास, फिर इसको मान लो 4 kg, इसको मान लो 2 kg, और इस पूरे सिस्टम पे क्या करते हैं 30 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। पूरा जो सिस्टम है ना, इस पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ये पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं एक एक करके बनाऊं, सबसे पहले मान लो ये जो 6 kg वाला ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो ये 6 kg वाला ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ये सरफेस पे रखा हुआ है। अब इस पे जो जो फोर्सेस आप बता सकते हो, बोलो क्या क्या फोर्सेस है। अगर ये 6 kg का ब्लॉक है, आप बताओ क्या क्या फोर्सेस आपको दिख रहा है, बोलो। पहले तो उसका मास फोर्स है क्या, वेट सबसे पहला mg फोर्स तो नीचे दिखाएंगे जाएगा, उसका वेट। फिर mg नीचे जाए, वेट फिर नॉर्मल 60 हो जाएगा, आएगा, वेट हो गया 60। फिर अगर ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यहाँ पर अगर कांटेक्ट बन नॉर्मल रहा है होगा, तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक फोर्स आएगा नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी ऊपर ये जाएगा। फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए तो इसको N1 मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बोलो और क्या फोर्स है। 4 kg का रिएक्शन, 4 kg का रिएक्शन। पहले तो अगर आप देखोगे तो हमने बाहर से एक फोर्स अप्लाई किया है 30 न्यूटन का, हमने बाहर के डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई किया है 30 न्यूटन का। अब जब आप ये 30 न्यूटन का फोर्स 6 kg वाला ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे तो ये 4 kg और ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, ये दोनों मिलके इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेंगे क्या। हाँ सर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि 6 kg और 4 kg वाले ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट है, यहाँ पर भी तो कांटेक्ट है। तो अगर कांटेक्ट है तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब ये 4 kg वाले ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, 4 kg वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यों अप्लाई कर रहा है, क्योंकि 6 kg वाला ब्लॉक अगर ऐसे अंदर आएगा, 6 kg वाला ब्लॉक अगर ऐसे आ रहा है तो 4 kg वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा ना इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये जो 4 kg वाला ब्लॉक था इसने एक नॉर्मल अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। अब जब भी कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल होता है। अब ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं रख दे रहा हूं N1 डैश। सर नहीं आया समझ में, ये नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि मुझे इस 6 kg वाले पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्सेस मुझे दिखाने हैं। अब ये 6 kg वाले पार्टिकल पर क्या क्या फोर्सेस है, तो सबसे पहला फोर्स जो आप दिखा सकते हो वो दिखा सकते हो इसका वेट। तो इसका वेट मैंने 60 न्यूटन का डायरेक्ट डायरेक्शन में दिखा दिया। वेट 60 न्यूटन कैसे लिखा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। अब क्या है ना, यहाँ पर एक कांटेक्ट था, अगर कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन हमने ऊपर भेज दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर भेज दिया तो वो मैंने लिख दिया N1। ये N1 जो है वो कहां से आ रहा है, ग्राउंड से आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया N1G। लिख सकते हैं ऐसा, यस सर। ठीक है। अभी देखो, इसमें एक फोर्स बाहर से लग रहा था 30 न्यूटन का, 30 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा था 6 kg वाले पार्टिकल पर, तो ये 30 न्यूटन का मैंने एक फोर्स दिखा दिया। अब जैसे ये 6 kg वाला पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा, 4 kg वाला पार्टिकल उसको जाने से रोकेगा। ये 4 kg वाला जो पार्टिकल है वो बोलेगा कि कहां जा रहा है भाई, रुक जा। तो ये 4 kg वाला पार्टिकल एक फोर्स अप्लाई करेगा दिस फर्स्ट पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये जो फोर्स फर्स्ट वाले पार्टिकल पर अप्लाई हुआ है, ये किसने अप्लाई किया, सेकंड वाले पार्टिकल ने अप्लाई किया। तो मैंने इसका नाम रख दिया N12, N1 डैश वैश हटा देते हैं, N12 इसका जा गया सर। समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, इसी तरह मान लो अगर मैं ये 4 kg वाले पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे 40 न्यूटन लगेगा, ऊपर N1G N2G होगा। मान लो ये जो 4 kg वाला पार्टिकल है, मान लो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो वेट दिखा देंगे, बिना सोचे समझे ऑब्जेक्ट का वेट दिखा देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, अगर ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है
तो ये ग्राउंड क्या करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल अप्लाई करेगा। तो ग्राउंड ने अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल अप्लाई किया है तो ये N2G ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर नहीं आया समझ में? ये कोई डाउट है क्या जा यहाँ गया पर? सर। ओके, अब देखो, नो सर। अब यहाँ पे क्या है, जब ये 6 kg वाला पार्टिकल ऐसे अंदर आ रहा था, 6 kg वाला पार्टिकल जब इसको प्रेस कर रहा था तो 4 kg वाले पार्टिकल ने फोर्स ऐसा अप्लाई किया था। अब ये 4 kg वाला पार्टिकल अगर 6 kg वाले पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता है तो ये 6 kg वाला पार्टिकल क्या करेगा, इस 4 kg वाले अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, अप्लाई करेगा ना। तो बिकॉज ऑफ दिस 6 kg पार्टिकल, इस 4 kg वाले पार्टिकल को एक फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स किस में एक्ट हो रहा है, सेकंड वाले ब्लॉक पे एक्ट हो रहा है, और किसने अप्लाई किया, तो फर्स्ट वाले ब्लॉक ने अप्लाई किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बिकॉज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो ये N21 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये N12 और ये N21, एक तो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए, दोनों डायरेक्शन वाइज जस्ट ऑपोजिट है। N12 6 kg वाले ब्लॉक में लग रहा है और N21 4 kg वाले ब्लॉक में लग रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि 4 kg वाला ब्लॉक जितना फोर्स 6 kg वाले ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, 6 kg वाला ब्लॉक उतना ही फोर्स 4 kg वाले ब्लॉक पे अप्लाई करेगा, बट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया क्या समझ में? यस सर। सर यस सर। अब जब ये 4 kg वाला परपेंडिकुलर होता है ना, कौन परपेंडिकुलर होता है? नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है ना, जो कि ये फोर्स सेट। कांटेक्ट है, देखो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है, ये कांटेक्ट था, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर है ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी सर 4 kg पे 2 kg का भी लगेगा ना नॉर्मल? देखते देखते, जब ये 4 kg वाला ब्लॉक ऐसे अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 2 kg वाला ब्लॉक बोलेगा ना कि कहां जा रहा है भाई, रुक जा। तो ये 2 kg वाला ब्लॉक क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा 4 kg वाले ब्लॉक में इस डायरेक्शन में। ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो 4 kg वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहां पर एक फोर्स आया, यहां पर एक फोर्स आया, और इस फोर्स का नाम अपन क्या रख देते हैं, N23, सेकंड वाले पार्टिकल पर फोर्स बिकॉज ऑफ द थर्ड वाला पार्टिकल। अच्छा, तो ये हो गया 4 kg वाले पार्टिकल पर ये सारे फोर्सेस लग रहे थे। और एक ब्लॉक मेरे पास कौन सा है, मेरे पास एक और ब्लॉक है 2 kg वाले मास का। अब ये 2 kg वाले मास में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे उसका वेट, उसका 20 वेट दिखा देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर क्या दिखाएंगे, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल, अपर डायरेक्शन में नॉर्मल। ये नॉर्मल कहां से मिल रहा है, तो ये नॉर्मल मिल रहा है ग्राउंड से, तो N3G मैंने बना दिया इस डायरेक्शन में। अच्छा, और क्या होगा, अब अगर ध्यान से देखोगे, 4 kg का अगर इस 2 kg वाले पार्टिकल ने, नॉर्मल। अगर इस 2 kg वाले पार्टिकल ने 4 kg वाले पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो 4 kg वाला पार्टिकल है वो 2 kg वाले पार्टिकल पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में आया तो ये फोर्स हम दिखा देंगे इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल बिकॉज ऑफ सेकंड पार्टिकल। अब देखो ये N23 और ये N32 वापस से क्या होगा, इक्वल इक्वल रिएक्शन, मैग्नीट्यूड है, एक्शन फोर्स, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। सर नहीं आया समझ में? ये यस सर। सबको समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है वो 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है क्या? हाँ सर, इनडायरेक्टली। यस सर। 30 न्यूटन वाला फोर्स जो है वो 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है क्या? यस सर। यस और नो? यस नहीं, सर। 30 kg वाला फोर्स, जो 30 न्यूटन वाला जो फोर्स है ना, वो तो सिर्फ 6 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है। इस फोर्स के कारण एक डायरेक्टली लग रहा है। नहीं सब, बट 30 न्यूटन जो पुश कर रहे हैं, वो 30 न्यूटन का जो फोर्स जो जा रहा है वो 2 kg पे भी तो इम्पैक्ट करेगा ना सर? वो हम कैसे बोलेंगे, इस 30 के कारण यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिएट हुआ, इस 30 के कारण यहाँ पर नॉर्मल क्रिएट हुआ, तो यहाँ बोला पर ना नॉर्मल 30 क्रिएट न्यूटन हुआ। इनडायरेक्टली करेगा। नहीं तो ऐसा देखो, जब भी आपसे ये पूछा जाए ना कि क्या ये 30 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, 2 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम में भी हमने 30 न्यूटन का फोर्स नहीं बनाया। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से यहाँ पर नॉर्मल डेवलप हुआ, वो जो नॉर्मल डेवलप होगा उसके कारण से ही सेकंड kg वाला ब्लॉक मूव करेगा। आया क्या समझ में? सबको ये समझ में आया? हाँ बोलो। यस सर। सर अगर नॉर्मल, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वो इस पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो अगर अगर 30 न्यूटन का एक पुश नहीं भी रहता तब भी एक नॉर्मल तो क्रिएट होता ना? नहीं 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 नहीं, यही तो मजेदार है, यही तो बात मजेदार है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, मान लो अगर ऐसा डायग्राम है, इस तरह का डायग्राम है, सपोज ये ब्लॉक है,
फिर एक और ब्लॉक है, मान लो सिर्फ 2 ही ब्लॉक है, 6 kg और 4 kg। और मान लो आपसे किसी ने पूछा कि इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स 0 होगा। अब बोलोगे सर कांटेक्ट तो है, कांटेक्ट है, फिर नॉर्मल कैसे 0 हो गया? यहाँ पे बैलेंस कांटेक्ट फोर्स है लेकिन प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है। 6 kg ब्लॉक अपना आराम से रखा हुआ है, 4 kg ब्लॉक अपना आराम से रखा हुआ है। नॉर्मल फोर्स तब डेवलप होता है जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं। तुम क्या करोगे, इधर कोई फोर्स लगा दो या इधर कोई फोर्स लगा दो या दोनों तरफ फोर्स लगा दो, जब दोनों के बीच में प्रेस करने की टेंडेंसी होगी देन नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है, अगर दोनों के बीच में कोई प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है, उस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया क्या समझ में? हाँ सर। तो और एक डाउट है। और एक डाउट है, बोलो। तो प्रीवियस स्लाइड पे जाओ। प्रीवियस स्लाइड पे, हाँ बोलो। सर जो 30 न्यूटन हम लोग जो लिख रहे हैं N12 N21, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे पुट करेंगे सर? ये कैलकुलेट करेंगे, मैं बताऊंगा अभी। ये कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। ये N12 कैसे कैलकुलेट करोगे, N1G कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा Yes, अभी। सर लेकिन वो जो आपने N12 डाला था वो N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होना चाहिए ना, क्योंकि N2 ब्लॉक अप्लाई कर रहा है 1 पे। फोर्स हाँ, देखो, तो ये वही तो लिखा यहाँ है। पे जब आप लिखोगे तो आप लिखो ऐसा, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन सेकंड ब्लॉक एज अप्लाइड बाय फर्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर देखो, जब मैं सेकंड वाले ब्लॉक के बारे में बात करूंगा तो पहले सेकंड ब्लॉक, फिर जिसने अप्लाई किया है वो बाद में। तो जब मैं थर्ड वाले ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ तो पहले थर्ड वाला ब्लॉक जिसपे फोर्स लग रहा है वो पहले लिखेंगे और जिसने अप्लाई किया उसको बाद में लिखेंगे। आया समझ में? यस सर। तो फिर इस थर्ड वाले ब्लॉक में 2 नॉर्मल्स अप्लाई होंगे 2 नॉर्मल्स कहाँ से? ये एक नॉर्मल ग्राउंड से आ रहा है ना, और एक नॉर्मल ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है उसमें से आ रहा है। और ये फर्स्ट वाला। कौन फर्स्ट वाला? ये। हाँ इसके और यस इसके बीच में तो कांटेक्ट ही नहीं है। 6 kg और 2 kg वाले पार्टिकल के बीच में तो कांटेक्ट नहीं है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? सर, लेकिन आपने बोला था ना कि ये भी एक फोर्स एक्ट करेगा उस पे। इस 30 न्यूटन के कारण यहां पर एक फोर्स डेवलप हुआ, इस फोर्स के कारण यहां पर एक फोर्स डेवलप हुआ। जब तक दो पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट नहीं है तब तक उनके बीच में नॉर्मल आने का चांस ही नहीं है। जैसे कांटेक्ट बनेगा और प्रेस करने की टेंडेंसी होनी चाहिए तब नॉर्मल डेवलप होगा। जैसे इस वाली स्लाइड में मैंने बताया ना कि यहाँ पर आप देखोगे, इस वाले स्लाइड में 2 ब्लॉक साथ साथ रखे जरूर है लेकिन इनके बीच का नॉर्मल जो है वो 0 है। क्यों नॉर्मल 0 है? क्योंकि प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है। प्रेस करने की टेंडेंसी नहीं है। आया क्या समझ में? सर मेरा और एक डाउट। हाँ बोलो। सर इससे प्रीवियस स्लाइड में। इससे प्रीवियस स्लाइड में। यस सर। सर उस केस में क्यों मीन्स इससे पहले वाले जो केस था उसमें क्यों आपने ये दिखाया कि एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये दोनों जबकि एक ही इसमें ब्लॉक हुआ? पे लग रहा है ना, देखो तो नॉर्मल भी इसी पे लग रहा है, एमजी भी इसी पे लग रहा है। दोनों अगर सेम ब्लॉक पे लगेंगे तो वो एक्शन रिएक्शन कैसे होगा? एक्शन रिएक्शन होने के लिए दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में लगना चाहिए। एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट, टू बॉडीज नीडेड। एक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होगा, रिएक्शन किसी अलग ऑब्जेक्ट में होगा। जितने भी देखो, जितने भी हमने एक्शन रिएक्शन पेयर लिखे हैं, जितने भी आप एक्शन रिएक्शन पेयर लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये नॉर्मल टेबल पे लग रहा है, ये नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्यों? सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्टिंग इन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ये Ng और ये Ng एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये Ng टेबल पे लग रहा था, ये Ng ग्राउंड पे लग रहा है, एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर सेम ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा तो कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। आया समझ में? यस सर, आ गया। क्लियर है ना अभी? यस सर। और मैंने एक बात ये भी बोला ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर सेम नेचर के फोर्सेस होने चाहिए। सेम नेचर के फोर्सेस होने चाहिए, तो अगर आप देखोगे इस वाले स्लाइड में ये नॉर्मल और ये mg, नॉर्मल एक अलग नेचर का फोर्स है और वेट देखो, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और ये जो वेट है वो फील्ड फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये दोनों अलग अलग नेचर के फोर्स कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। आया क्या समझ में? यस सर। ओके, तो अब एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? मान लो ऐसा बोला गया कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है? अब वो बस जानना चाहते हैं कि आपको एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आया है या नहीं। वो ऐसा बोलेंगे कि अगर एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, ठीक है,
कोई तो m मास का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, आपने अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मान लो आपका हैंड है और आपके हैंड ने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो अगर ऐसा है कि आप जितना फोर्स इस m मास के ब्लॉक में अप्लाई करोगे, ये m मास का ब्लॉक भी अगर उतना ही फोर्स आपके हैंड में अप्लाई करता है, तो why is this block moving? क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन क्या होता है कि if force applied on m because action the एक मिनट में ओके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दो। फोर्स अप्लाइड ऑन m बिकॉज ऑफ हैंड इज इक्वल टू force on hand because of man, then why is the block m moving? मान लो ये क्वेश्चन। so can I say? हाँ बोलो। So I think that the action force that is provided by the hand is more than the reaction force. That's why the mass of the object. ये तो फिर लॉ को वायलेट हो गया। एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है ना। एक्शन रिएक्शन तो इक्वल होता है। फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ हैंड और फोर्स ऑन हैंड बिकॉज ऑफ मास, ये तो इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो एक्शन रिएक्शन पे क्या बोलते हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का हो गया, तो न्यूटन सर टाइप ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी सिस्टम होगा क्या? रिकॉइल वेलोसिटी सिस्टम नहीं सर हाँ बोलो। समझा देंगे क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, इक्वल ऑपोजिट एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि इफ द फोर्स अप्लाइड बाय हैंड ऑन दिस मास m is equal to the force applied on this block m because of the hand, then why is the block moving? जितना फोर्स इस पे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर इस पे भी लग रहा है, तो ये ब्लॉक m मूव कैसे कर रहा है? अगर एक्शन रिएक्शन पे इक्वल ऑपोजिट होता है तो व्हाई दिस ब्लॉक इज वेट डिफर्स करता है, वेट डिफर करता है। वेट तो इस डायरेक्शन का फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन का। कितना अमाउंट का फोर्स लगा रहा है वो डिपेंड करता है। क्या कितना अमाउंट का फोर्स? नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शन जीरो है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब आप ऐसे टिक भी करोगे तब भी वो भाग जाएगा। सर ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ब्लॉक मूव करेगा, बिल्कुल ब्लॉक मूव करेगा। मैंने बोला कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक का वेट नहीं, वेट से कोई लेना देना नहीं है। वेट तो इस डायरेक्शन का फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन का। वेट से प्रॉब्लम तब होता है जब फ्रिक्शन होता है, अभी कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। Sir, the object is also putting a force, that is reaction force on the hand, but the body is able to resist that force. नहीं भाई, क्यों? इसका ना एक्चुअल में तो ये बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है। बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन हैंड बिकॉज ऑफ मास लग रहा है। ब्लॉक के ऊपर मतलब? हाँ ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ हैंड लग रहा है। अगर ये इक्वल ऑपोजिट है, एक्शन रिएक्शन पे इक्वल ऑपोजिट होते हैं, तो ये ब्लॉक चल क्यों रहा है? गलत बात है यार, ये सब 9th-10th में सीख के आए हो गए, आपको टीचर ने जरूर बताया होगा। कोई नहीं, देखते हैं। तो एक मिनट सोचने दो ना। इतना फोर्स लगा रहा है उतना मतलब वो ब्लॉक भी उतना फोर्स लगा रहा है ना। हाँ इसीलिए सर। अरे तो इक्वल ऑपोजिट हो गया तो क्यों चल रहा है? क्योंकि हम लोग जब हैंड बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी हमारे हैंड पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। और बोलो शायद अलीना आप शायद आंसर सही बता दोगे, बोलो। वो फोर्स हमारे हैंड पे अप्लाई कर रहा है, तो जिस फोर्स हम लोग हैंड बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स से वो मूव कर रहा है। हाँ, और देखते हैं। अलीना शायद समझ चुकी हैं लेकिन वो बता नहीं पा रही, कोई बात नहीं। देखो ये डायग्राम आप देखो,
अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सपोज ये ब्लॉक है सर एक्चुअली सर हाँ सर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसल ईच अदर। हाँ ठीक है, तो बिकॉज़ आप मेरे को ये बताओ ये ब्लॉक क्यों चला भाई, बस मेरे को आप इतना बताओ ये ब्लॉक क्यों चला। देखो मैं बताता हूँ। So because it not सर a ऐसा balanced भी हो force. सकता है कि दोनों के बीच में मास का डिफरेंस हो, तो उससे लाइक क्या हो इसका जाएगा? मास ज्यादा हो लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो। नहीं, ये एम मास का ब्लॉक है और ये सपोज हैंड है, पता नहीं क्या कैसा बन गया हैंड, लकवा मार दिया इस हैंड को, जो भी है। अब देखो क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है भाई, आपको ये बस बताना है। देखो जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है, फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ हैंड वो इस डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑन हैंड बिकॉज ऑफ मास इस डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मान लो मैं इस वाले ब्लॉक का अगर एफबीटी बनाऊं ना, एम मास वाले ब्लॉक का अगर मैं एफबीटी बनाऊं, तो एक तो इसका वेट है और एक नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड है, इससे अपने को मतलब नहीं है अभी क्योंकि ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है जो एक अनबैलेंस फोर्स है इस डायरेक्शन में। ये एफबीटी जब आप बनाते हो फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप सिर्फ वही फोर्सेस दिखाते हो जो आपके ब्लॉक पर लग रहा है, वो फोर्सेस नहीं जो आपका ब्लॉक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, ये। अब अगर हैंड का डायग्राम बनाया जाए तो हैंड में भी एक अनबैलेंस फोर्स है, हैंड में एक अनबैलेंस फोर्स है इस डायरेक्शन, तो ये है फोर्स ऑन हैंड बिकॉज ऑफ मास एम। अब ये वाला फोर्स का एक्शन मास में होगा और ये वाले फोर्स का रिएक्शन जो है वो हैंड में होने वाला है, तो ये वाले फोर्स का इससे कोई लेना देना है ही नहीं आया सर समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है, इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि उस ऑब्जेक्ट ने किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया है। ये एम मास का ब्लॉक अगर आप देखोगे तो इस एम मास के ब्लॉक पे जो फोर्स है वो है फोर्स ऑन एम बिकॉज ऑफ हैंड जो इस डायरेक्शन में। अब ये वाला फोर्स तो हैंड में लग रहा है ना, अगर मैं इस वाले ब्लॉक का मोशन चेक करूंगा तो इस वाले फोर्स को थोड़ी कंसीडर करेंगे, इस वाले फोर्स का एप्लीकेशन तो हैंड है, इस वाले फोर्स का जो एप्लीकेशन है वो है ब्लॉक। इस वाले फोर्स के कारण अब ब्लॉक को एक अनबैलेंस फोर्स मिला इस डायरेक्शन में, इसके कारण से ये ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। ये जो फोर्स है वो तो हैंड को मिला है, अब इसके कारण से हैंड पीछे जा सकता था। बोलोगे सर हैंड पीछे क्यों नहीं गया, क्योंकि वो जॉइंट से लगा हुआ है, वो यहाँ पे जॉइंट है, जॉइंट से लगा हुआ है। अगर मान लो ये जॉइंट्स नहीं होता ना, जैसे आपने वो देखा होगा वो स्पेस में अगर वो क्या करते हैं, अगर उनको स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाना होता है तो बॉल को ऐसे आगे धक्का देते हैं, तो बॉल को जब वो ऐसे आगे धक्का देते हैं तो बॉल से जो रिकॉइल मिलता है उसके कारण वो पीछे भागते हैं, ऐसा देखा है क्या? सर अभी भी नहीं समझ में आया सर ये एग्जांपल? एक्चुअल में ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है क्वेश्चन? क्योंकि फोर्स ऑन मास बिकॉज ऑफ हैंड, इसका एप्लीकेशन किस पे है, ब्लॉक पे। इस वाले फोर्स के कारण ब्लॉक आगे चलेगा और इस वाले फोर्स के कारण जो रिएक्शन फोर्स होगा वो किस पे एक्ट होगा, वो एक्ट होगा हैंड पर। सिंस दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये सिनेरियो थोड़ी है कि यहाँ से 10 न्यूटन लगा और यहाँ से 10 न्यूटन लगा तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो ब्लॉक पे एक अनबैलेंस फोर्स है एफ एम हैंड, ये अनबैलेंस फोर्स को कोई काउंटर बैलेंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है फोर्स हैंड एम, ये तो हैंड पे लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है वही ब्लॉक पे लग रहा है, तो इस वाले फोर्स के कारण ही ब्लॉक क्या करेगा, आगे चलेगा। आया क्या समझ में? यस सर। सबको समझ में आया क्या? पार्ट समझ में नहीं आया। एफ हैंड, देखो ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन, दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आप देखोगे तो रिएक्शन जो हो रहा है वो हैंड पर हो रहा है, रिएक्शन हैंड पर हो रहा है, और एक्शन जो हो रहा है वो ब्लॉक पर हो रहा है। अब अगर ब्लॉक चले ना चले ये किस पे डिपेंड करता है, ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस लगाए गए उस पर डिपेंड करेगा ना ब्लॉक का मोशन। ये हैंड चलेगा नहीं चलेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, हैंड पे कौन से फोर्सेस लगाए गए। तो सिर्फ अगर आप ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक पे तो सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स है ये तो ब्लॉक ने अप्लाई किया है। ब्लॉक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स अप्लाई करता है उससे ब्लॉक का मोशन डिसाइड नहीं करते।
ब्लॉक का मोशन डिसाइड करेंगे वो फोर्सेस से जो किसी बाहर के एजेंट ने ब्लॉक पर अप्लाई किया है। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अगर आप सोचोगे तो सिर्फ ये वाला फोर्स तो ब्लॉक ने अप्लाई किया था। ब्लॉक पर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है? ब्लॉक पर ये फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके कारण ब्लॉक मूव करेगा और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके कारण हैंड मूव करता है। अब सिंस ये हैंड जो है वो जॉइंट से लगा हुआ है इसलिए हैंड जो है वो मूव नहीं कर रहा। लेकिन तुम अगर ऐसा सोचो कि एक टेबल है, ब्लॉक ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप क्रिकेट के बॉल को ऐसे दे मारो उसके सामने, तो जब आप क्रिकेट के बॉल को दे मारते हो ना तो वो क्या होता है, वो जो ब्लॉक है ब्लॉक भी आगे भागता है और क्रिकेट का बॉल पीछे भी आता है। नोटिस किया है क्या? यस सर। तो ये आई होप ये एग्जांपल सबको समझ में आया है। आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, मैं आपको बोलूंगा एक एग्जांपल होता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन होता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, आपको एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन ऐसा होता है कि हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, कार्ट भी हॉर्स को पुल कर रहा है, देन व्हाई दिस हॉर्स कार्ट सिस्टम इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या है? सर ऐसा पूछते हैं कि if action reaction pair is equal and opposite and the horse is pulling the cart toward itself and the cart is pulling the horse towards itself, then why is this horse cart system moving? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सोच के रखना है और मेरे को बताना है नेक्स्ट वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आया क्या समझ में? यस सर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। प्रोवाइड कर रहा है इसलिए। हाँ, नेक्स्ट वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। उसके लिए उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम वाला लेक्चर देख के रखना। और आज 6 से 7 आपका टेस्ट है, ठीक है ना? चैप्टर एंड टेस्ट है भाई, जरूरी है, देख लो अभी तो। क्या कौन सा प्रॉब्लम करना है? ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। नहीं, आप बोले ना कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल। हाँ, कल हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एनएलएम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनएलएम। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को यूज करके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो कल से सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम का लेक्चर आप YouTube से देख लोगे जो लोग कल नहीं आए थे। चलो अभी मैं एंड कर रहा हूँ, नहीं तो ज्यादा लेट हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।